नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रोड मैप अमृतकाल विजन 2047 का अनावरण करेंगे। अमृतकाल विजन 2047 के तहत करीब 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के जरिए बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इस टर्मिनल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उभरने की संभावना है। टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल भावी पीढ़ी के जहाजों का रख रखाव करेगा और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री समुद्री क्षेत्र में वैश्विक और राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 300 से अधिक समझौता ज्ञापन भी समर्पित करेंगे। देश के सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया और बिम्स्टेक क्षेत्र के देशों के मंत्री भाग लेंगे। साथ ही दुनिया भर से वैश्विक सीईओ, व्यापारिक नेता, निवेशक, अधिकारी और अन्य हितधारक भी भाग लेंगे। वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन में भावी बंदरगाहों सहित समुद्री क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन देश के समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच भी प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से वर्चुअली बातचीत में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार में गूगल की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए एचपी के साथ गूगल की साझेदारी की सराहना करते हुए गूगल की 100 भाषाओं की पहल को सराहा। पीएम मोदी ने गूगल एआई टूल को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने गूगल को सुशासन के लिए एआई टूल्स पर काम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपना वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र खोलने की गूगल की योजना का स्वागत किया। पिचाई ने प्रधानमंत्री को जीपे और यूपीआई की पहुंच का लाभ उठाकर भारत में वित्तीय समावेशन में सुधार करने की गूगल की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने गूगल के एआई शिखर सम्मेलन पर आगामी वैश्विक साझेदारी में योगदान देने के लिए भी आमंत्रित किया, जिसकी मेजबानी दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में भारत द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में इस बार 31 फीचर और 24 नॉन फीचर श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। 69वें राष्ट्रीय फिल्मों पुरस्कार के लिए 28 भाषाओं की 280 फिल्मों में मुकाबला देखने को मिला। समारोह में मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी नई दिल्ली में भारत के शहरी एजेंडा 2023 को आकार देने पर वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मत्स्य पालन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दौरा करेंगे। वे रोबोटिक्स के लिए एक कौशल विकास प्रयोगशाला का भी उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा ने चुनाव को देखते हुए प्रदेश के 12,000 स्थानों के 65,000 बूथों पर 3 दिवसीय संपर्क अभियान की योजना बनाई है। भाजपा मध्य प्रदेश में जनसंपर्क के बाद चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी और आखिरी चरण में पार्टी चुनावी रैलियों के साथ साथ घर घर जाकर प्रचार करेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र आज जारी करेगी। पार्टी अन्य राज्यों में घोषित किए गए अपने कई लोक लुभावन वादों को इस घोषणा पत्र में दोहरा सकती है।
आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर विचार विमर्श करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम के आइजोल में आज चुनाव के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही वे लुंगले में एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार तेज हो गया है। बीआरएस नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सिरसिला और सिद्दीपेट में प्रचार बैठकें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच समलैंगिक विवाह मामले में आज फैसला सुनाएगी। इस मामले में 10 दिन तक लगातार सुनवाई और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में 20 लोगों ने याचिकाएं दायर की हैं। याचिका दायर करने वालों की मांग है कि समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता दी जाए। याचिकाओं में कहा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1955 और फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 के प्रावधान लिंग भेद के आधार पर भेदभाव करते हैं और इन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की दलील है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता न देना समानता, गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में आज भी बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली एनसीआर में कल रात हुई बारिश के बाद मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही दूर दराज के कुछ स्थानों पर कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु और केरल में मूसलाधार बारिश और उसके बाद इसमें कमी की उम्मीद जताई है। उधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। पुंछ में बर्फबारी हुई जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां दुर्गा के स्वरूप चंद्रघंटा की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली स्थित झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के दौरान दिल्ली के लाल किले पर लवकुश रामलीला का आयोजन किया गया है। गुजरात में नवरात्र उत्सव के अवसर पर सूरत में महिलाओं ने सिर पर मटका रखकर पारंपरिक गरबा किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। टेलीकॉम कंपनियों को टैक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। टेलीकॉम कंपनियों ने लाइसेंस फीस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानने की दलील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस फीस को कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर माना है। सरकारी खनन कंपनी कोल इंडिया ने कहा है कि त्योहारी सीजन से पहले अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते में थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की मांग साल दर साल करीब 6% बढ़कर 23.5 मिलियन टन हो गई है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र में 12.5 मेगावाट कैप्टिव सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का उद्देश्य गरीबी में रहने वाले लोगों और व्यापक समाज के बीच के अंतर को कम करना है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के नवीनतम अपडेट के अनुसार गरीबी उन्मूलन में भारत ने असाधारण उपलब्धि हासिल की है। देश ने 15 वर्षों की अवधि के भीतर 41 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। वित्तीय क्षेत्र में मजबूती और निजी निवेश में बढ़ोतरी के कारण चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रहने की उम्मीद है।
डॉलर के मुकाबले रुपया 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सोमवार को यह 83.28 तक लुढ़क गया, जो 52 हफ्ते का न्यूनतम स्तर है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक लगातार रुपए में तेज गिरावट को रोकने के लिए बाजार पर नजर बनाए हुए है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा 2023-24 के खरीफ सीजन में धान की खरीद पहले 2 सप्ताह में 5.6 मिलियन टन को पार कर गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि से 6% अधिक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वित्तीय सेवा शाखा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही में उसका मुनाफा दोगुना होकर 668 करोड़ रुपए हो गया, जो जून 2023 में 332 करोड़ रुपए था। चीनी का कारोबार करने वाली सभी संस्थाएं अगर आज आधिकारिक पोर्टल पर अपने भंडार का खुलासा नहीं करती हैं, तो केंद्र सरकार चीनी के व्यापार पर स्टॉक सीमा लगा सकती है। देश में थोक मुद्रास्फीति में लगातार छठे महीने गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में थोक महंगाई में कुल 0.26% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं खुदरा मुद्रास्फीति में भी गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.02% के स्तर पर आ गई। अगस्त में यह 6.83% थी। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आधिकारिक बयान के मुताबिक घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री में सितंबर में करीब 2% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार देश में बैटरी के लिए एक और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। सरकार ने विमानन क्षेत्र को सुगम व बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत नियमों में संशोधन करते हुए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाकर 10 साल कर दी है। अमेरिका और इजरायल के बीच गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सहमति बनी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 8 घंटे तक चली बैठक के बाद यह फैसला हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बैठक के बाद कहा कि अमेरिका और इजरायल ने गजा में रह रहे नागरिकों तक सहायता पहुंचाने के लिए एक योजना विकसित करने पर सहमति जताई है। एंटनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मानवीय सहायता का गजा में जल्द पहुंचना जरूरी है। हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि हमास इसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में इजरायल हमास से युद्ध के बाद पश्चिम एशिया में उभरते संकट पर चर्चा की। बाइडेन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के सदस्यों के साथ बैठक में इजरायल पर हमास के हमले और गजा में बिगड़ते मानवीय संकट पर चर्चा की। बेल्जियम के ब्रसेल्स में कल देर रात फायरिंग में स्वीडन के 2 नागरिकों की मौत हो गई। इस हमले में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के इलाकों को सील कर दिया। संदिग्ध हमलावर ने अपने को इस्लामिक स्टेट का सदस्य बताते हुए एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया है। बेल्जियम और स्वीडन के बीच होने वाले फुटबॉल मैच से पहले हुई गोलीबारी के बाद संदिग्ध मौके से भाग गया। घटना के बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच बेल्जियम ने टेरर अलर्ट को बढ़ाकर उच्चतम स्तर कर दिया है। ब्रसेल्स में फायरिंग की घटना के बाद बेल्जियम और स्वीडन के बीच यूएफए यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मैच को रद्द कर दिया गया। गोलीबारी की घटना के बाद बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने ब्रसेल्स हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। ब्राजील में अमेजन नदी का जलस्तर 100 साल में सबसे निचले स्तर तक चला गया। इससे आसपास के इलाकों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। सूखे के कारण लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। अमेजन नदी का जलस्तर घटने से जंगल के साथ पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचा है। अमेजन की सहायक नदियों के तेजी से सूखने के कारण नौवहन में परेशानी आ रही है, जिस कारण दूर दराज के गांवों में भोजन और पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री निसिया त्रिंदादे ने कहा है कि अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल और डॉक्टरों को तैनात कर रहे हैं। सूखे से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध से यूरोप में तनाव बढ़ने की संभावना और शरणार्थियों के आने की चिंता को देखते हुए यूरोपीय संघ के नेता एक आपातकालीन शिखर बैठक करेंगे। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से युद्ध का यूरोप पर बुरा असर पड़ सकता है। यूरोपीय संघ और अमेरिका हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार यानी कि कल इजराइल का दौरा करेंगे। इस दौरान वे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से लंबी चली बातचीत के बाद बाइडेन के इजराइल दौरे की घोषणा की। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन अपने दौरे पर गजा में हमास के आतंकवादियों के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी के दौरान इजराइल के साथ एकजुटता की बात दोहराएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलकर ये भी साफ करेंगे कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। यूरोपीय संघ ने गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मिस्र तक एयर ब्रिज ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य अलग अलग संगठनों से पहुंचाई जा रही सहायता को गजा तक पहुंचाना है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अल्बानिया के तिराना में एक प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि ईयू ने अपनी मानवीय सहायता को तिगुना बढ़ाने का फैसला किया है। गजा में नागरिकों को ईयू अब 7.5 करोड़ यूरो से ज्यादा की सहायता मुहैया कराएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया कि अगर वह फिर से राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वे हमास का समर्थन करने वाले अप्रवासियों को अमेरिका में आने से रोक देंगे। आयोवा में एक रैली को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह का समर्थन करने वाले अप्रवासियों को गिरफ्तार करने और निर्वासित करने का भी आदेश देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहूदी विरोधी विदेशी छात्रों का वीजा रद्द कर देंगे। वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत हासिल की। श्रीलंका से जीत के लिए मिले 210 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 36वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श 52 रन बनाकर रन आउट हुए। वहीं जोश इंग्लिश ने 58 रन की शानदार पारी खेली। लावुशेन ने 40 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पथुम निसंका और कुशल परेरा ने पहले विकेट के लिए 125 रन जोड़े। लॉस एंजल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। ये फैसला आईओसी सत्र में लिया गया। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट सहित 5 खेलों को शामिल किया गया है। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश शामिल है। मुंबई में 141वें आईओसी सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा औपचारिक रूप लॉस एंजल्स 28 में क्रिकेट के प्रवेश पर आईओसी की सदस्य नीता अंबानी ने क्रिकेट के ओलंपिक में शामिल होने पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने पर प्रसन्नता जताई है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने ओलंपिक में विशेष रूप से क्रिकेट को शामिल करने का स्वागत किया। डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व लक्ष्य सेन करेंगे। लक्ष्य ने एशियाई खेलों में पुरुष टीम स्पर्धा में भारत को पहली बार रजत पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने चोटिल होने के कारण डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। वो अगले 2 से 3 सप्ताह तक खेल से बाहर रहेंगे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु डेनमार्क ओपन में आज शुरुआती मैच खेलेंगे। उनका मुकाबला स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर से होगा। पुरुषों में विश्व रैंकिंग में 20वें स्थान पर काबिज किदाम्बी श्रीकांत अपने अभियान का आगाज चीन के वेंग यंग के खिलाफ करेंगे। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के शीर्ष रैंकिंग की पुरुष जोड़ी का सामना पहले दौर में मलेशिया के ओंग यू सिन और तेऊ ई से होगा।
यूरो चैंपियनशिप 2024 क्वालिफायर में पुर्तगाल ने बोस्निया हर्जेगोविना को 5-0 से हरा दिया। पुर्तगाल के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। यूरो चैंपियनशिप 2024 क्वालिफायर में ही खेले गए एक अन्य ग्रुप मैच में नीदरलैंड्स ने ग्रीस को 1-0 से हरा दिया। फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस उत्तराखंड स्थित भगवान केदारनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन करने पहुंची। उन्होंने कहा कि बाबा केदार के दर्शन से वह अभिभूत है। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म सैंधव का टीजर लॉन्च हो गया है। टीजर को दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म M16 का टीजर लॉन्च हो गया है। मनोरंजन से भरपूर इस फिल्म को बंगाली, ओडिया और असमी भाषा में रिलीज किया जाएगा। सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। लगभग 51 सेकंड के इस ट्रेलर में सलमान बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। अभिनेता बॉबी देओल फिल्म एनिमल में नरभक्षी का किरदार निभाते नजर आएंगे। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के लिए दर्शकों को और इंतजार करना होगा। फिल्म 24 नवंबर की जगह अब अगले साल रिलीज होगी। अभिनेत्री खुशहाली कुमार ने अपनी आगामी फिल्म स्टारफिश की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। चर्चित टीवी शो रोडीज को सीजन 19 का विजेता मिल गया है। वशु जैन ने अन्य प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए रोडीज के सीजन 19 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रशंसकों द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश का जवाब नहीं दे पाने पर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट लिखकर अपने चाहने वालों से माफी मांगी है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने वर्ल्ड वाइड 1132 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म का लगातार बेहतर प्रदर्शन जारी है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।